गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कभी कभी हम धन कमाने की होड़ में इतना लग जाते हैं कि हम अपने जीवन का अधिकतर समय धन कमाने में व्यर्थ कर देते हैं। और हमारे अपने, जिन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है, जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है, हम उन्हें समय ही नहीं दे पाते। और जब उम्र का एक पड़ाव आता है और जब हम सोचते हैं कि अब हमने बहुत धन कमा लिया, अब हमें अपनों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, लेकिन तब तक हमारे अपने हमें छोड़कर जा चुके होते हैं। क्योंकि जो समय हमें उन्हें देना चाहिए था, वो समय हम व्यर्थ ही धन को जमा करते रहे। आज की साखी इसी पर आधारित है। साथ संगत जी, शाम के 4 बजे थे, लेकिन आसमान में बादलों की वजह से कुछ अंधेरा हो गया था। तेज बारिश के साथ साथ आंधी भी चल रही थी। रमाकांत जी का मन हुआ कि वो कमरे के सामने की बालकनी में कुर्सी लगाकर आराम से मौसम का मजा उठाएं। लेकिन फिर उन्हें लगा कि उनकी पत्नी रोहिणी का कमज़ोर शरीर हवा को सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने रोहिणी की तरफ देखा। वो पलंग पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रमाकांत जी ने अपनी पत्नी रोहिणी से पूछा कि क्या तुम चाय पियोगी? रोहिणी जी ने आंखें खोल खोल दी और मुस्कुरा दी। रमाकांत जी रसोई में चाय बनाने के लिए चले गए और जब रमाकांत जी चाय बनाकर लाए, फिर उन्होंने सहारा देकर अपनी पत्नी रोहिणी को उठाया और उन्हें चाय का कप पकड़ा दिया। अपनी पत्नी रोहिणी की हालत को देखकर रमाकांत जी का दिल भर आया था। उनकी पत्नी का खाना पीना लगभग ना के बराबर हो गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उनका वजन एकदम घट गया था। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। रमाकांत जी खुद को बहुत ही विवश महसूस कर रहे थे। कैसी विडंबना थी। खुद रमाकांत जी डॉक्टर होकर भी ना जाने उन्होंने कितने मरीजों को स्वस्थ किया था, लेकिन खुद अपनी पत्नी के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी पत्नी रोहिणी मौत की तरफ जा रही थी। अब रमाकांत जी के दिल में वो दिन उतर आया जब वो रोहिणी को शादी करके अपने घर में लाए थे। उनकी माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ रोहिणी जी को सौंप दी थी और रोहिणी जी ने भी खुले दिल से घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वीकारा। कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अपने स्वभाव से रोहिणी जी ने परिवार के सारे सदस्यों को अपना कायल बना दिया था। रमाकांत जी उन दिनों मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे। साथ ही साथ उनके घर में एक छोटा सा क्लिनिक भी था। रमाकांत जी चाहते थे कि वो एक बहुत ही बड़े नामी डॉक्टर बने। जो समय उन्हें रोहिणी जी के साथ बिताना चाहिए था, वो ही समय वो डॉक्टर बनने की होड़ में लगे रहे। और जो ज़रूरत का समय होता है, वो समय भी वो अपनी पत्नी को और अपने घर को नहीं दे पाए। रमाकांत जी को लगता था कि उन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी को तमाम सुख सुविधाएं दे दी हैं और अपने पति होने का फ़र्ज भी निभा दिया है। रोहिणी का मन तो करता था कि वो अपने पति के साथ बैठकर कुछ देर बातें करे, लेकिन वो कभी भी अपने पति के साथ बैठकर बातें कर नहीं पाई। अपनी सारी जायदाद बेचकर और सारी जमा पूंजी लगाकर रमाकांत जी ने एक नर्सिंग होम खोल लिया। रोहिणी ने तब भी अपने सारे गहने उनके आगे रख दिए थे। हर कदम पर वो रमाकांत जी का साथ देती रही। रमाकांत जी ने भी बहुत मेहनत की एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए और उनकी मेहनत रंग लाई और सफलता उनके कदम चूमने लगी। कुछ ही समय में उनके नर्सिंग होम का बहुत बड़ा नाम हो गया। फिर उनकी जो इतने ज़्यादा वो व्यस्त हो गए अपने जीवन में कि उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और वो सिर्फ नर्सिंग होम पर ही ध्यान देने लगे। रमाकांत जी के और रोहिणी जी के 2 बच्चे थे, उनका बेटा रवि और उनकी बेटी सुनैना। रमाकांत जी ने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी पत्नी रोहिणी का मन होता है कि वो थोड़ी देर उनके साथ बैठकर कुछ बातें करे। उन्होंने ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। उनकी पत्नी रोहिणी ने अपने पति से कभी कोई भी मांग नहीं की। साथ संगत जी,
रमाकांत जी के बेटे और बेटी दोनों की अच्छी जगह पर शादी हो गई और फिर से रोहिणी जी घर पर बिल्कुल अकेली हो गई। रमाकांत जी अब भी अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा सेटल होना चाहते थे। हालांकि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन से महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल भी कम नहीं हुई। शायद ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता अगर उनकी पत्नी रोहिणी बीमार न होती। एक दिन जब सभी लोग नर्सिंग होम गए हुए थे, तब रोहिणी जी को चक्कर आ गए। घर के नौकर मोहन ने जब फ़ोन पर बताया तो सब भागे हुए घर आए और फिर शुरू हुआ टेस्ट कराने का सिलसिला। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि रमाकांत जी की पत्नी रोहिणी को कैंसर है। रमाकांत जी ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने अपने मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट दिखाई। अब उन मित्र ने उनके रिपोर्ट देखते ही साफ कह दिया कि रमाकांत, तुम्हारी पत्नी को कैंसर हुआ है और इस तरह के कैंसर में बीमारी के लक्षणों का पता देर से ही चलता है और कुछ तुम्हारी पत्नी ने अपनी तकलीफ घर में छिपाई होगी, किसी को बताई ही नहीं होगी। अब इनका कैंसर चौथी स्टेज पर है और ये शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल चुका है। तुम चाहो तो इनकी सर्जरी या कीमियोथेरेपी कर सकते हो, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब जो समय इनके पास बचा है उसमें इन्हें खुश रखो। ये सुनकर रमाकांत जी को लगा जैसे उनके हाथ पैरों से दम निकल गया हो। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नी इस तरह से उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो तो हर वक्त एक खामोश साए की तरह उनके साथ रहती थी। उनकी हर ज़रूरत को उनके कहने से पहले ही पूरा कर देती थी। फिर अचानक उसके बिना अब जाकर रमाकांत जी को लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। रोहिणी के अस्तित्व की कभी कोई कदर नहीं की रमाकांत जी ने। उनके लिए तो बस वो एक उनकी साथी थी जो उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। इससे ज़्यादा कोई अहमियत भी उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं दी थी और आज प्रकृति ने न्याय किया था। रमाकांत जी को उनकी गलती की कड़ी सज़ा दी थी। जिस धन के पीछे, जिस महत्वाकांक्षा के पीछे वो सारी ज़िंदगी भागते रहे, जिसका उन्हें बड़ा दंभ था, आज वो सारा ज्ञान उनके किसी काम नहीं आया। वो सारा पैसा उनके किसी काम नहीं आया। आज जब उन्हें पता चला कि रोहिणी के जीवन का बस थोड़ा सा समय ही रह गया है, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी उनके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा थी। वो उसके बिना जीवन की कल्पना से ही डर गए। महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने में, धन के पीछे भागने में, नाम के पीछे भागने में वो हमेशा अपनी पत्नी रोहिणी को नकारते रहे। लेकिन अपनी सारी उपलब्धियां अब उन्हें बेमनी सी लग रही थी। रमाकांत जी की बहू गीता ने कहा कि पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं नर्सिंग होम नहीं जाऊंगी। उनकी बहू गीता भी एक डॉक्टर थी। गीता ने कहा कि अब मैं घर पर रहकर ही मम्मी का ध्यान रखूंगी। रमाकांत ने गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि नहीं बेटा, नर्सिंग होम अब तुम लोग संभालो। तुम्हारी मम्मी को इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसका ऋण मैं किसी हाल में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं उसका साथ तो निभाऊं। उसके बाद रमाकांत जी ने नर्सिंग होम जाना बिल्कुल छोड़ दिया। वो घर पर रहकर ही रोहिणी की देखभाल करते। कभी उसे कोई किताब पढ़कर सुनाते तो कभी साथ में टीवी देखते। इस तरह से वो रोहिणी के साथ बिताए गए पहले वक्त की भरपाई करना चाहते थे, क्योंकि पहले उनके पास समय नहीं था और उन्होंने कभी अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। रमाकांत जी अपनी पत्नी के सामने तो कठोर बने रहते, लेकिन उनके पीछे वो बहुत रोते। रोहिणी की कमज़ोर शरीर को देखकर उन्हें बहुत दुख होता और रमाकांत जी खुद को रोहिणी की इस हालत का दोषी मानने लगे थे और इसके साथ साथ उनके मन में हमेशा अपनी पत्नी को खो देने का डर भी था। वो जानते थे कि ये दुर्भाग्य तो उनकी नियति में लिखा जा चुका है, लेकिन उस पल की कल्पना करते हुए वो हमेशा डरते। रोहिणी की आवाज़ से रमाकांत जी की तंत्रा टूटी। अंधेरा हो गया है। उनकी पत्नी रोहिणी ने कहा कि उठकर लाइट जला दीजिए।
देखा कि रोहिणी का चाय का कप आधा भरा हुआ था और रोहिणी जी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। रमाकांत जी ने चुपचाप कप उठाया और किचन में जाकर चाय का कप रख दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, बारिश अभी भी आ रही थी और हवा का ठंडा झोंका उन्हें भी लगा, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और अपने नौकर मोहन को आवाज़ लगाकर खिचड़ी बनाने के लिए कहा। खिचड़ी भी रोहिणी जी खा नहीं पाई, क्योंकि रोहिणी जी अब कुछ भी खा नहीं पाती थी। तभी उनका बेटा रवि आ गया और वो अपनी माँ से पूछने लगा कि कैसी हो माँ। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। रमाकांत जी ने देखा कि रोहिणी के चेहरे पर बहुत संतोष था, अपने पूरे परिवार के साथ होने की खुशी थी। वो अपनी बीमारी से अनभिज्ञ नहीं थी। रोहिणी को पता था कि उसे क्या बीमारी है, लेकिन फिर भी वो खुश ही रहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उन्हें उनके पति का और बच्चों का साथ मिले। लेकिन सभी अपनी ज़िंदगी में नाम कमाने की होड़ में लगे थे, धन कमाने की होड़ में लगे थे, और जिस साथ की आस लेकर वो वर्षों से जी रही थी, अब रोहिणी जी को वही साथ बिना मांगे मिल रहा था। अब वो संतुष्ट थी, इसीलिए आने वाली मौत के लिए कोई भी डर या अफसोस उनके चेहरे पर नहीं था। बच्चे काफ़ी देर तक माँ का हालचाल पूछते रहे, उसे अपने दिन भर के काम के बारे में बताते रहे। फिर रोहिणी का रुख देखकर रमाकांत ने उनसे कहा कि अब खाना खाकर आराम करो। गीता ने कहा कि पापा आप भी खाना खा लीजिए। रमाकांत जी ने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। बच्चों के जाने के बाद रोहिणी आंखें बंद करके लेट गई। रमाकांत जी भी वहीं पर पास में लेट गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका मन ऊब गया। उन्हें थोड़ी भूख लगी, पर उनका खाने का मन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा रोहिणी और अपने लिए दूध ले आएं। किचन में जाकर उन्होंने दूध गर्म किया। तब तक उनके बच्चे सो चुके थे। कमरे में आकर रमाकांत जी ने धीरे से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लेकिन रोहिणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी सो रही है। उन्होंने गिलास को वहीं ढक कर रख दिया और खुद बैठकर दूध पीने लगे। उन्होंने रोहिणी की तरफ देखा। सोते हुए उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। थोड़ी ही देर में वो देखकर चौंक पड़े। उन्होंने रोहिणी जी के जब माथे पर हाथ लगाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि रोहिणी का शरीर ठंडा था। वो सो नहीं रही थी, बल्कि सदा के लिए चिरनिद्रा में विलीन हो चुकी थी। जो डर रमाकांत जी को इतने महीनों से था, आज वो वास्तविक रूप से सामना कर रहा था। कुछ समय के लिए चारों तरफ सन्नाटा हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर धीरे धीरे उनकी चेतना जागी। पहले उन्होंने जाकर बच्चों को बताया और फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए। सारी जिंदगी रोहिणी को उनके साथ की ज़रूरत थी, लेकिन आज उन्हें रोहिणी का साथ चाहिए था। वो उसकी उपस्थिति को अपने पास महसूस करना चाहते थे। और इतना सोचते ही रमाकांत जी भी वहीं पास में रोहिणी जी के पास में लेट गए, और देखते ही देखते रमाकांत जी की भी मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, कभी कभी इंसान पैसे को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना महत्व देता है कि उसके अपने, जिन्हें उनकी साथ की ज़रूरत है, वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, और पता भी नहीं लगता कि उनके अपने धीरे धीरे उनसे बहुत दूर जा रहे होते हैं। और जब उम्र के ऐसे पड़ाव पर जब इंसान को अपने अपनों का साथ चाहिए होता है, तब अपने ही साथ नहीं रहते। इसीलिए ज़िंदगी जब हमें मिली है, हमें इतना अनमोल जीवन मिला है, तो हमें अपने अपनों के साथ भी कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए। धन कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन धन कमाने की होड़ में इतना ना जुट जाएं कि हम अपनों को ही भूल जाएं। इसीलिए ज़िंदगी में प्यार के पल जीने चाहिए, अपनों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ अपने हैं जो हमारे बिना मुरझा रहे होते हैं। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी में उन्हें महत्व देना चाहिए। साथ संगत जी, उम्मीद करूँगी साखी आपको अच्छी लगी होगी, और साखी का अंत हम सिमरन से करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ सिमरन कीजिएगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।